Just a minute, I'm connecting to the live class. I don't know, some problem. Yes, I think I'm live. हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्विकली चेक कर लीजिए क्या मैं लाइव हूँ। लाइव तो हूँ मैं, लाइव हूँ या नहीं फटाफट चेक कर लीजिएगा। बता दीजिएगा क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूँ या नहीं। गुड मॉर्निंग मोहम्मद, राजवी चौहान, पार्थ वितलानी, करण केशरवानी, संचित गुप्ता, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अमित झा, सृष्टि श्रीवास्तव, खुशी खुशी, अरशद सलोनी, राहुल नियति, पृथ्वी, कृषिका, तेजस्विता, दिव्या, सेजल। तो हमारी भावी दोस्त जो है वो आज हमारे बीच नहीं रही, मतलब एक्चुअली कल भी नहीं थी हमारे बीच और आज भी नहीं है। अदिति जैन। तो अदिति की याद में आज मैंने फिर से व्हाइट पहना है, ऑफ व्हाइट पहना है। अदिति की याद में भगवान ने बहुत कम उम्र में उठा लिया, सही नहीं किया, नहीं करना चाहिए था ये। बट होनी को कौन ही टाल सकता है। अब होनी से मुझे याद आया कि आपके होमवर्क की भी होनी होनी थी, जो हुई होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और हम लोग उससे सॉल्व करेंगे। 13 दिनों तक पहने सर। नहीं बेटा ठीक है, मतलब इतना भी ज्यादा मिस नहीं करते हम। ठीक है, थोड़ा बहुत तो कर लिया, अभी जरूरत भी है उतना तो दिखाना भी पड़ता है, बहुत ज्यादा तो कोई हम मिस करते नहीं है। We'll have a party tonight. Amazing. हाँ जी, तो रेज हैंड करके यहाँ पर बैठे हैं कौन। चलिए उनसे बात करते हैं, किसी से बात करते हैं बिफोर वी स्टार्ट द क्लास। एक माहौल बन जाएगा 2-3 मिनट का, सबका एक मेंटल माहौल बन जाएगा, फिर क्लास शुरू करेंगे। अच्छा, जिसने हाथ ऊपर किया था उसने भी नीचे कर लिया। नमीरा पटेल ने अब हाथ ऊपर किया, तो नमीरा पटेल से करते हैं बात। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। नमीरा जी कहाँ से हैं आप। बड़ौदा से हैं। बहुत बढ़िया, बताइए नमिता जी कैसी लग रही है क्लासेस। आज 20 नंबर का लेक्चर है। हाउ इज योर जर्नी सो फार। कवर कर रही थी ना, इसलिए मैं तो, रह गई थोड़े मार्क्स से, इसलिए फिर इस बार आपने एकाग्रता पे यूट्यूब पे नहीं थे तो फिर इस बार सब्सक्रिप्शन ले लिया। मुझे आपकी क्लासेस बहुत अच्छी लगती है और सब टोटली समझ भी आ जाता है। चलो थैंक यू सो मच। मजा आता है पढ़ के। हाँ यस सर, ऑल टीचर से मजा आता है पढ़ के, कल का और होमवर्क, आपसे तो सबसे ज्यादा। कल का होमवर्क हो गया नमीरा। यस सर हो गया। कितनी देर में हुआ होमवर्क। 1 आवर में। 1 आवर में होमवर्क हो गया। ओके चलो बहुत अच्छी हाँ बात है। अच्छे से चेक करते हैं। थैंक यू सो मच नमीरा फ्रॉम बड़ौदा गुजरात। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके थैंक यू सर। वैसे तो कहते हैं कि जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जाने वालों की अगर कोई हसरत अधूरी रह जाए, अगर कोई इच्छा अधूरी रह जाए, अगर कोई चाहत अधूरी रह जाए, तो वो जाने वाले शायद कभी कभी लौट कर वापस भी आ सकते हैं। तो देखते हैं अदिति जैन क्या हैंड रेस करती है, और अदिति जैन से बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप अब इस दुनिया में नहीं होकर भी इस क्लास में हैं। हाउ आर यू फीलिंग अदिति जैन। मिच्चामी दुगड़म है क्या इस क्लास में, आज हमारे बीच है। मतलब हर इंसान अपना बर्थडे तो सेलिब्रेट करता है, बट इस तरीके से आपको जानने का मौका मिलता है कि दुनिया आपको कितना मिस कर रही है ना। ये आभास, ये एहसास हर एक को होता नहीं है। तो हमारे बीच है वो जो हमारे बीच नहीं है, अदिति जैन। जय हेलो जिनेन्द्र अदिति जी। सर, गुड मॉर्निंग सर।
अब आपके लिए तो क्या ही मॉर्निंग क्या ही नाइट, वहां ऊपर सब ठीक है। हाँ सर, अलग ही माहौल है यहाँ का, बहुत सही माहौल है। बहुत सही माहौल है, मतलब वहां पर भी आप एनएसपी कर ही लेते हैं। हाँ सर, बिल्कुल आप भी आइए कभी, मजे है बहुत। नहीं नहीं, अभी मेरा कोई खास मूड नहीं है। अभी बहुत सारे काम अधूरे हैं, वो पूरे करने हैं, उसके बाद मैं आऊंगा वहां पे, नो प्रॉब्लम। ओह माय गॉड, अदिति जी कहाँ से हैं आप? सर कोतमा मध्य प्रदेश। कोथना। कोतमा, कोतमा कोतमा। मध्य प्रदेश। ओके, कितना दूर होता है ये इंदौर से? 16 आवर्स है सर। ओह माय गॉड। चलो बहुत बढ़िया, तो आप डे वन से हैं क्लास में? क्या सर? आप पहले दिन से हैं क्लास में? हाँ हाँ, नहीं मतलब 26 अप्रैल को लिया था मैंने बैच। तो बैकलॉग्स कवर हो गए या अभी भी हैं? हो गए सर, सारे हो गए, अब तो सिर्फ आपके रिकॉर्डेड मतलब जून वाले रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं। तो आप एग्जाम कब दे रहे हैं, सितंबर में या जनवरी में? सितंबर सर। सितंबर, चलो बहुत अच्छा है। तो कंपनी अकाउंट्स हो गया फिर आपका? हाँ हो गया, रिवीजन चल रहा है। बहुत अच्छी बात। कैसे लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ के, आर यू एंजॉइंग? हाँ सर, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, मतलब सब समझ आ रहा है। सही बात है यार, अमेजिंग। अलग ही माहौल हो गया, अलग ही सीन हो गया। और मुझे अच्छी बात ये लगी है कि क्लास में इतने डिसिप्लिन बच्चे हैं कि किसी ने भी कल आपके ऊपर वो मीम नहीं बनाया कि भाई जो मैंने कहा था कि बिल्कुल नहीं बनाना है। उन्होंने लाज रखी और उन्होंने ऐसा कोई मीम बनाया नहीं। स्पीच में चलो। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब ऐसे बच्चे भगवान सभी को दे। थैंक यू सर, मतलब अच्छा लग रहा है आपसे पढ़ के, मजा आ रहा है, मतलब हाँ। ऐसा 11th 12th में नहीं पढ़ा, ज्यादा बेसिक नहीं पढ़ा इतना, तो क्लियर हो रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी भूतिया नगरी में ये क्या हरकत चल रही है, मतलब ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको जहाँ पहुंचना था आप पहुंच गए, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इच्छा अधूरी रह गई सर। ओह माय गॉड। तभी वही कंप्लीट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। व्हाट आर यू डूइंग अदिति? यू शुड नॉट डू दिस। चलो, होमवर्क क्वेश्चन किया आपने? अदिति जी होमवर्क क्वेश्चन किया है? अदिति जी, अदिति जी। ओ, मतलब मुझे लगता है जैसे कि जेल में कैदियों का समय होता है, वैसे ही भूतों में भी भूतिया नगरी में समय होता होगा। और अब हमारे बीच अदिति वापस नहीं रही। अदिति भी गई और जो मेरे पीछे मेरा भूत आ रहा था वो भी यहाँ से चला गया। दैट्स अमेजिंग। होमवर्क क्वेश्चन करते हैं चेक, बढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने किया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था आपके होमवर्क है टोटल कितने क्वेश्चंस? दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना था मेथड नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 10 मेथड नंबर 2 से। दोनों क्वेश्चन मॉड्यूल के क्वेश्चन है, उसको पढ़ना था, सॉल्व करना था और मॉड्यूल से चेक करना था। किया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं किया तो मैं अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है On 30th December 2019, the bank column of A Philip cashbook showed a debit balance of 4610. On examination of cashbook and bank statement, you find the following. Now understand, आपको स्टार्टिंग बैलेंस दिया गया है कैशबुक का, ठीक है। 7 रिकंसिलेशन ट्रांजेक्शन हमें दिए गए हैं और नीचे क्या कहा है आपसे, टू मेक द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन द कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस। मैंने आपसे कल कहा था कि मेथड नंबर 2 कब यूज होता है। नंबर 1, जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहता है कि आपको कैश बुक को एडजस्ट करना है, अकाउंट करना है, रेक्टिफाई करना है या रिकॉर्ड करना है, तो आप पहले कैश बुक को एडजस्ट करेंगे, मतलब एडजस्टेड कैश बुक मेथड फॉलो करेंगे और फिर बाद में आप बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये है पहली चीज, ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है वो मैं आपको आज बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन के अंदर तो दूसरी चीज सोचने की जरूरत नहीं है, जब क्लियरली साफ कहा है कि आपको एडजस्टेड कैश बुक मेथड यूज करना है तो आपको यूज करना है। एडजस्टेड कैश बुक मेथड को क्विकली रिवाइज करते हैं। तो बात बहुत सिंपल है बेटा जी, हम कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करते हैं और दोनों में जो रिकंसिलिएशन ट्रांजेक्शंस होते हैं उन दोनों रिकंसिलिएशन ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करते हैं और 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1,
is it error in cash book? Number 2, is it a genuine transaction? Number 3, is it an error in passbook? And number 4, is it a timing difference transaction? इन चारों में से दो चीजें एडजस्ट होती है और दो चीजें एडजस्ट नहीं होती है। तो जो दो चीजें एडजस्ट होती है उसको हम एडजस्ट करेंगे, बाकी दोनों को एडजस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस दिए हैं सातों, उनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि उसमें से कौन से एडजस्ट होंगे, कौन से एडजस्ट नहीं होंगे। Checks amounting to 6,30,000 which were issued to trade payables and entered in cash book before 30th December were not presented for payment. Check issued but not presented for payment adjust नहीं होगा because it's a timing difference transaction. Checks amounting to 2,50,000 have been recorded in the cash book as having been paid. Paid का मतलब है deposited into the bank on 30th December 2019, but were entered in the bank statement on 1st January 2020. तो as on 31st December ये checks भी बैंक में deposit नहीं हुए, मतलब बैंक में credit नहीं हुए, तो check deposited but not credited. ये भी timing difference है, इस वजह से ये भी cash book में adjust नहीं होंगे। A check of 73,000 has been dishonored prior to 31st December, but no record of this fact is recorded in the cash book. हाँ, इस ट्रांजैक्शन को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारा एक चेक डिसऑनर हुआ है, हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। डिविडेंड है, एंट्री पास करना पड़ेगा। बैंक ने इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस दिए, एंट्री पास करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड वाया बैंकर्स ऑर्डर, मतलब बैंक को हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए हैं सब्सक्रिप्शन के, हाँ उसको भी हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अ चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैज बीन चार्ज टू ए फिलिप अकाउंट बाय मिस्टेक इन December 2019। अब समझना, अ चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप। अब सबसे पहले तो देखो फिलिप सब सेम नहीं होता है, हमारा नाम क्या है, हम किसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं तो आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं ए फिलिप का। अब हुआ क्या, अ चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप। बी फिलिप नाम का कोई हमारा चचेरा ममेरा भाई है, उसने कोई एक चेक ड्रॉ किया, बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में चार्ज कर दिया उस चेक को, हैज बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक। इसको भी हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे बिकॉज इट इज एरर इन पासबुक। दोस्तों दो चीजें हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, एरर इन कैश बुक और जेन्युइन ट्रांजैक्शन। अगर बैंक की गलती होती है एरर इन पासबुक या फिर टाइमिंग डिफरेंस ट्रांजैक्शन, उसको हम एडजस्ट नहीं करते हैं। तो तीन ट्रांजैक्शंस यहां पर इस क्वेश्चन में एडजस्ट नहीं होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर। बाकी जो एडजस्ट होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। मैं ब्रीफली और क्विकली आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, टी फॉर्मेट में आप लोगों के सामने एडजस्टेड कैश बुक बनाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर कैश बुक देखते हैं तो कैश बुक में स्टार्टिंग बैलेंस कैसा बैलेंस है, ध्यान से देखिएगा। On 30th December 2019, the bank column of A Philip cash book showed a debit balance of 4610। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस है 4610 का। ट्रांजैक्शन नंबर 2 अच्छे से पढ़ेंगे। अ चेक ऑफ 73,000 हैज बीन डिसऑनर्ड prior to 30th December 2019 but no record has been made। चेक डिसऑनर हो गया, अ चेक ऑफ 73,000 हैज बीन डिसऑनर्ड। अब ये समझना है कि ये जो चेक है ये डिसऑनर कौन सा है, इज इट अ चेक रिसीव्ड और इज इट अ चेक पेड। आपने मॉड्यूल से चेक किया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। 1 मिनट मुझे पैरेलली मॉड्यूल भी ओपन करने दीजिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कुठे आहे रे बाबा, हे इथे आहे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंटचा आपण कुठला प्रश्न बघतोय, इल्लू नंबर 6 बघतोय। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 3, 73,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन। अब समझना ये चेक कौन सा है, मतलब ये चेक रिसीव्ड है या ये चेक इशूड है। अ चेक ऑफ 73,000 हैज बीन dishonored prior to 30th December but no record of this fact appeared in the cash book। इसका मतलब क्या, मुझे एक चेक मिला था, मैंने बैंक में जमा किया, वो डिसऑनर हुआ। सर अगर हमने कोई चेक इशू किया और वो डिसऑनर हुआ तो पहले वो उस पर्सन के बुक्स में लिखा जाएगा जिसको चेक दिया है, इसलिए ये चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड कंसीडर नहीं हो सकता, ये होगा चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड। तो हमारे कस्टमर से चेक हमें मिला था, जब मिला था तब हमने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब हम रिवर्स करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट।
तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा 73,000. Dividend of 3,80,000 paid directly to the bank account debit 3,80,000 to dividend account 3,80,000. Bank interest and charges amounting to 4,200 has been charged. तो bank interest account debit या bank interest and bank charges account debit to bank account credit 4,200. No entry has been made in the cash book for trade subscription. हमने एक सब्सक्रिप्शन किया है 10,000 रुपए का, एंट्री क्या होगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000. 7th नंबर का ट्रांजैक्शन एडजस्ट नहीं होगा. अब अगर आप यहां पर इसको क्लोज करते हैं तो आप देखेंगे डेबिट की टोटल है 384,610. 384,610 384,610 minus 73,000 minus 4,200 and minus 10,000. चेक करिएगा क्या बैलेंस आ रहा है? 297,410. 297,410. ये देखिए बैलेंस यहां पर बिल्कुल मैच हो रहा है. ये है आपका एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस ऑफ 297,410. अब ये 297,410 के बैलेंस में कितने रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस आएंगे? 3. कौन से 3? जो ट्रांजैक्शंस एडजस्ट नहीं हुए. तो 297,410. पहला ट्रांजैक्शन कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक. चेक इशू किया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है. हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 6,30,000. ओके. सेकेंड ट्रांजेक्शन है चेक डिपॉजिटेड 2,50,000 बट नॉट क्लियर. बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक. चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक में क्लियर हुआ है, लेकिन कब हुआ है? 1 जनवरी को. और हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं 31 दिसंबर को. तो 31 दिसंबर को क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक का बैलेंस कम है. तो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे 2,50,000. बहुत बढ़िया. और लास्ट, अ चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप. किसी और ने चेक ड्रॉ किया, हमारे बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया, तो गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर दिया. हम लोग करेंगे यहां पर लेस 27,000. तो अब अगर मैं यहां पर टोटल लेता हूं 297,410 प्लस 6,30,000 माइनस 2,50,000 माइनस 27,000, तो यहां पर आंसर आता है 650,410. चेक कीजिएगा 650,410. चेक कीजिएगा सभी जने. 6,50,410 रुपए. ये है हमारा बैंक बैलेंस जो आपके मॉड्यूल से बिल्कुल मैच हो रहा है. चेक कीजिएगा सभी जने. इज दिस क्लियर? सो ये तो था आपका पहला वाला क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10 एडजस्टेड कैश बुक मेथड से. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 मतलब मेथड नंबर 1 की क्वेश्चन. सवाल यहां पर सर एक मेरे दिमाग में गूंज रहा था कल कि सर चलिए आपने क्या कहा, मेथड नंबर 2 कब यूज करना है? नंबर 1 जब क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि आपको इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 से सॉल्व करना है, तब आपको मेथड नंबर 1 से सॉल्व करना है. तो 4 शब्द आपने बताए थे, अमेंडमेंट, अकाउंटिंग, रेक्टिफिकेशन, एडजस्टमेंट, दैट्स ऑल. लेकिन सर अगर कभी कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो क्या करना है? तो मैं आता हूं सेकंड नंबर पॉइंट पे. मैंने जो यहां पर सेकंड नंबर पॉइंट लिखवाया, ध्यान से समझना. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड and then see if BRS is prepared on the year ending date, that is 31st March or 31st December. If yes, then solve by method number 2. मतलब लॉजिक सिंपल सा समझना. मेथड नंबर 2 कब यूज करेंगे? नंबर 1 जब क्वेश्चन में साफ साफ कहा है. नंबर 2 जब क्वेश्चन में कहा है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन ईयर एंडिंग डेट प्लस स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है कैश बुक का बैलेंस. कैश बुक का बैलेंस मतलब इट कैन बी ओवरड्राफ्ट ऑल्सो, और कैश बुक का बैलेंस का मतलब होता है इट कैन बी फेवरेबल बैलेंस ऑल्सो, है ना. सिमरन बेटा कल का लेक्चर देख लो जाकर एक बार, है ना. ऐसे बेहुदा सवाल के लिए आपको ऑस्कर मिलता है, प्लीज कल का लेक्चर एक बार जाकर देख लो. धन्यवाद. मंडल आपले आभारी आहे. जय महाराष्ट्र. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डिफॉल्ट मेथड, मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2 आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक कब यूज होता है? भाई सिंपल दुनिया का नियम है. अगर सामने वाली पार्टी आकर तुमको साफ कहती है कि मैं चाहती हूं कि मेरा और तुम्हारा बिजली का बिल एक ही पते पे आए, तब वो जो सामने वाली पार्टी अगर ये स्टेटमेंट दे रही है मैं चाहती हूं कि मेरा और तुम्हारा बिजली का बिल एक ही पते पे आए, तो ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है. इस स्टेटमेंट में ना एम्बिग्यूटी है, अजम्पशन का स्कोप है. मतलब वो एक्चुअली तुमसे क्या मांग रही है, सोचने की कोशिश करो. मैं चाहती हूं कि मेरा और तुम्हारा बिजली का बिल एक ही पते पे आए, इसका मतलब है
क्या वो आपसे आपका दिल मांग रही है, या फिर क्या वो आपसे आपके घर में किराए पे एक खोली मांग रही है। देखो, अगर वो आपकी किराएदार बनती है तो भी उसका और आपका बिजली का बिल एक ही पते पे आएगा। अगर वो आपको प्रपोज कर रही है, आपका दिल मांग रही है, आपका सरनेम मांग रही है, आपको अपना धर्मपति बनाना चाहती है, तो भी आप दोनों का बिल एक ही पते पे आएगा। अब यहां पर अगर सामने वाली पार्टी आकर आपको डायरेक्टली बोल देती है मेरे को ना तेरे से शादी करने का, मेरे को तेरे से बोले तो बहुत ही प्यार, आमी तो माँ के भालो बाजी, अगर उसने साफ साफ ऐसा बोल दिया तब तो कोई कंफ्यूजन है नहीं है, क्लियर है। आपने भी उसको बोलने का सेक्शन 143 और आगे का कार्यक्रम चालू करने का। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी स्पष्ट नहीं बोलती है, मतलब इफ देयर इज नो एक्सप्रेशन, assumption इज रिक्वायर्ड। बट अगर माय डियर फ्रेंड्स एक्सप्रेशन है तो assumption की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर यहां पर क्वेश्चन ने क्लियरली कहा है कि पहले कैश बुक को रेक्टिफाई करो, जैसे कि 9, 8, 9 और 10 में कहा है, तब तो आपको वही चीज करना है। अदरवाइज आपको डेटा देखना है। डेटा में दो चीजें देखनी है, एक स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा दिया है, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो ही एडजस्टेड कैश बुक मेथड यूज हो सकता है, अर्थात अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो एडजस्टेड कैश बुक मेथड यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक मेथड में आपको पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। और दोस्त, एडजस्टेड कैश बुक कब बनाओगे? When are you going to prepare adjusted cash book? जब आपके पास कैश बुक का बैलेंस होगा। दूसरा, एडजस्टेड कैश बुक कब बनती है? सिर्फ और सिर्फ ईयर एंडिंग डेट पे बनती है। ईयर एंडिंग डेट मतलब होता है 31 मार्च, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हो सकता है दैट द ईयर एंडिंग डेट इज 31 दिसंबर। तो अगर ऐसा स्पेसिफिकली दिया है कि मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे की पेरेंट्स मीटिंग तुम उसकी मम्मी बनकर अटेंड करो, अगर ऐसा इनडायरेक्टली बोला है तो मतलब तो वही होता है। तो फिर आप उस केस में 31 दिसंबर को भी एडजस्टेड कैश बुक मेथड यूज करेंगे, लेकिन व्हाट वर्ड शुड बी यूज्ड? ईयर एंडिंग डेट। नहीं तो जनरल प्रिजम्पशन होता है ईयर एंडिंग डेट विल ऑलवेज बी 31 ऑफ मार्च। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अनमोल वचन और कथन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आईसीएम मॉड्यूल से करते हैं चेक। अब जब आईसीएम मॉड्यूल में है तो मॉड्यूल के अंदर एक चीज मैं आपको और बता दूं ताकि बाद में आप लोग जाकर कंफ्यूज ना हो। आपके मॉड्यूल के अंदर ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, गरीबों का मतवाला गड़बड़ वाला। ये जो गड़बड़ वाला क्वेश्चन है ये मेरी बुक के अंदर भी है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं आपको अभी बताता हूं। दोस्तों, अभी जब आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो तो आपका इस टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा प्री मैच्योर है, थोड़ा बेसिक है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और ट्रस्ट में ऐसे पूरे सिलेबस के अंदर 12 से 15 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 12 क्वेश्चन होंगे। तो 12 से 15 ऐसे क्वेश्चंस है जिसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेच्योरिटी, थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जो अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं। तो मैं ऐसे 10-12 क्वेश्चंस को अभी छोड़ता हूं और इनको मैं YouTube पे रिविजन्स के समय करवाता हूं। तो जब आपकी एग्जाम से पहले रिविजन्स होगी तो YouTube पे रिविजन्स में मैंने इन क्वेश्चंस को कवर किया है। तो अभी के लिए सिर्फ उसके पास लिख के रखने का ये क्वेश्चन कवर होगा, डरना जरूरी है मैं। तो मेरी एक स्पेशल सीरीज होती है जहां मैं ICAI के खौफनाक क्वेश्चंस को कवर करवाता हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और उन सीरीज के अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। तो गड़बड़ वाला वहां पर जाएगा। फिर सर इसकी चर्चा क्यों कर रहे हो? चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मॉड्यूल के अंदर ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है इसको इंस्टीट्यूट ने मेथड नंबर 1 से भी सॉल्व किया है, अगर आप देखेंगे, और इसी क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व किया है। अब काफी बार बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर आखिर हम करें तो करें क्या। पहली बात तो समझ लेना बेटा, ICAI मॉड्यूल में जब भी लिखा होता है इलस्ट्रेशंस, तो इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? They are not examination questions. They are the questions which are meant only and only for practice. Are you getting my point? Only and only for practice. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया है जहां इंस्टीट्यूट कहती है if the books are not closed on 31st December, मतलब अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज नहीं होंगे तो फिर हम मेथड नंबर 1 यूज करेंगे। लेकिन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं, इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर, देन वी विल प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक मेथड। तो आपको इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दोनों मेथड से सॉल्व किया है, जज्बाती मत हो जाइएगा,
ठीक है, उम्मीद करता हूं आप जज्बाती नहीं होंगे। मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे मैं चलता हूं, जो कि आपका अगला होमवर्क क्वेश्चन था। ये देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। चलिए आगे करें शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। When Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance of 10,39,200 for the year ended 30th June, this does not agree with the cash book. तो पासबुक का बैलेंस दिया गया है यहां पर आपको, an examination of cash book and bank statement disclose the following। तो यहां पर जब बैलेंस ही पासबुक का दिया है, स्टार्टिंग बैलेंस हमें क्या लेना पड़ेगा, एज पर पासबुक 10,39,200 ये ले लिया, ठीक है। A deposit of 3,09,000 paid on 29 June has not been collected। मतलब चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में क्लियर नहीं हुआ, पासबुक का बैलेंस कम है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। On 30th March, the company entered into a hire purchase agreement। जिसको नहीं समझ में आया उन लोगों के लिए, हायर परचेज एग्रीमेंट का मतलब होता है रेंट एग्रीमेंट। हायर करना मतलब किराए पे लेना। अब कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया था 30th मार्च 2019 को, और कुछ किराए पे लिया था, जिसका किराया है 3 लाख रुपए महीना। और ये किराया जो है आपको हर महीने की 10 तारीख को देना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल। नो एंट्रीज हैव बीन पास इन द कैश बुक। अब हुआ है यूं कि अप्रैल, मई और जून, मार्च में आपने किराए से लिया, किराया चालू होगा अप्रैल को, पहला किराया होगा अप्रैल को, तो 10 अप्रैल को आपने 3 लाख रुपए दिए, 10 मई को 3 लाख रुपए दिए, और 10 जून को 3 लाख रुपए दिए। मतलब 3 + 3 + 3 9 लाख रुपीस का पेमेंट हुआ है आपके पासबुक से, आपके बैंक से, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री पास नहीं हुई। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक से पेमेंट हुआ, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक। बहुत केयरफुली ट्रांजैक्शन को पढ़ना, बहुत ही प्यारा ट्रांजैक्शन है, डेट्स के साथ यहाँ खिलवाड़ किया गया है। आप लोग बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th ऑफ जून। ये ट्रांजैक्शन कब किया गया है दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन किया गया 30 मार्च को। तो पहला पेमेंट कब होगा, 10 अप्रैल को 3 लाख, दूसरा पेमेंट 10 मई को 3 लाख, और तीसरा पेमेंट 10 जून को 3 लाख। टोटल ट्रांजैक्शन का अमाउंट है 9 लाख। बहुत सारे बच्चे ये गलती क्या कर देंगे मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ 3 लाख रुपीस लेकर इसको सॉल्व कर देंगे, और फिर पूछेंगे वही सवाल जो गनगन ने यहां पूछा है कि सर 3 मंथ्स का निकालना है, ये लिखा का है। बहुत बढ़िया बेटा, गनगन अगर कोई आपसे कहता है कि जा बेटा कपड़े पहन के आ, तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि पैंट पहन के आना है, शर्ट नहीं, या शर्ट पहन के आना है, पैंट नहीं। जब कहते हैं कोई आपसे कपड़े पहन के आओ, तो आपको पूरा कुछ पहन के आता है, सब कुछ पहन के आना होता है। वैसे ही बेटा लॉजिकल है, यहां पर डेट्स पे ध्यान दीजिएगा। गनगन डेट्स क्या लिखा है, आपने एंटर किया है एग्रीमेंट 30 मार्च को, पहला पेमेंट हुआ है 10 अप्रैल को। पेमेंट्स कहां से हो रहा है, गनगन डिस्के पेमेंट हो रहा है बैंक से। अब बैंक को आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है, तो चूंकि आपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है गनगन, बैंक हर 10 तारीख को आपके अकाउंट से 3 लाख रुपए काटेगा। आप बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं 30 जून को, तो 30 जून तक आप देखिए आपके बैंक से कितना पैसा कटा है, गनगन 10 अप्रैल को कटा है 3 लाख, 10 मई को कटा है 3 लाख, और 10 जून को कटा है 3 लाख। मतलब टोटल कितना हो गया गनगन, 9 लाख रुपए। अब ये 9 लाख रुपए का पेमेंट कैश बुक में नहीं दिख रहा है, हेंस 9 लाख रुपए। आई होप इट इज क्लियर। सर वो अपनी बहन के खोने से दुख, नहीं मैं समझ रहा हूं कृषि का पात्रों, दुख हमको भी है, हमें भी बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करें, नो प्रॉब्लम। अ कस्टमर from whom received a cash discount of 4% on his account of rupees 4 lakh paid the check from a check on 12 June. The cashier erroneously का मतलब होता है हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, entered the gross amount in the bank column of the cash book. बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन है, मतलब ये क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है।
ये और ये दोनों ट्रांजेक्शन अच्छे हैं। अच्छा देखो, जो ट्रांजेक्शन रिवाइज करने लायक है ना, उसका नंबर यहाँ ऊपर लिख लेना, ऊपर मैंने जगह दी है, ये देखो यहाँ पे 3 4 नहीं 2 3, ये नंबर्स यहाँ पे लिख लेना, रिवाइज ट्रांजेक्शन 2 3। अब यहाँ समझना हुआ क्या, हुआ यहाँ पर ये कि आपको एक कस्टमर से 4 लाख रुपए लेना था। कितना लेना था? 4 लाख रुपए। आपने उसको 4% का डिस्काउंट दिया, तो 4 लाख रुपए का 4% डिस्काउंट होता है कितना? 16,000, कैश डिस्काउंट ऑफ 16,000। द कस्टमर पेड यू चेक ऑफ 3,84,000। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ट्रांजेक्शन सबको क्लियर हुआ क्या? कस्टमर ने आपको चेक कितने का दिया? 3,84,000। तो आपके कैश बुक में एंट्री कितने की होनी चाहिए? 3,84,000। आपके पासबुक में एंट्री कितने की होगी? 3,84,000। लेकिन आपके अकाउंटेंट ने, महान अकाउंटेंट ने, ग्रेट अकाउंटेंट ने, हिज हाइनेस ने एरोनियसली, मतलब हड़बड़ाहट में, आपके कैश बुक में 3,84,000 की जगह पूरे के पूरे 4 लाख रुपए की एंट्री कर दी। कितने की एंट्री कर दी? 4 लाख रुपए की। अब आप क्या करेंगे? मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 16,000 रुपए का। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक का बैलेंस 4 लाख से बढ़ा है, पासबुक का बैलेंस 384 से बढ़ा है, जितने से बढ़ना चाहिए। तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है। हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 16,000। चेक कर लीजिएगा, हम ऐड करेंगे 16,000। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर? बैंक चार्जेस ऑफ 30,000, 3,000 has not been entered in the cash book। बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बैंक चार्जेस वगैरह तो अब चिंटू लगते हैं, हमें एकदम ऐसे चिंटू ट्रांजेक्शन लगते हैं। On 28th June, a customer of the company directly deposited 4 lakh in the bank account। कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा किया, क्या एंट्री पास होगी? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस कम है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। 4 लाख रुपीस को यहां पर लेस किया जाएगा। इकलौता लेस ट्रांजेक्शन यहां पे। थैंक यू भैया, क्लियर? करेक्ट, बहुत अच्छी बात। 11,200 पेड इनटू द बैंक हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। भाई साहब, आपने 11,200 रुपए बैंक में जमा किए हैं और वो कैश बुक में एक नहीं 2 बार रिकॉर्ड हुआ है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ऐसे नशेड़ी अकाउंटेंट मिलते कहां से? नहीं नहीं नहीं, मुझे समझाओ जरा, मुझे जरा बताओ, ऐसे सस्ते अकाउंटेंट्स मिलते कहां से हैं? भाई मैंने बैंक में पैसा एक बार जमा किया, कैश पासबुक में 11,200 जमा किया, कैश बुक के अंदर 11,200 और 11,200 2 बार जमा कर दिया। भाई साहब, मतलब इतना टैलेंट लाते कहां से? नहीं नहीं, तुम्हें तो राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलना चाहिए भैया। ऐड करेंगे 11,200। अद्भुत, अद्भुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। A debit of 11 lakh appeared in the bank statement। अइला, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट का मतलब क्या? बैंक स्टेटमेंट में डेबिट अगर आपको समझना है तो आपको देखना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा टेबल नंबर 1। डेबिट इन पासबुक का मतलब होता है पेमेंट। बहुत बढ़िया। तो 11 लाख रुपए का पेमेंट दिख रहा है आपके बैंक स्टेटमेंट में, which has been returned marked out of date। What is the meaning of marked out of date? दोस्तों, भाइयों और भाइयों की बहनों, एक चेक जो होता है उसकी वैलिडिटी होती है 3 महीने। अगर 3 महीने के अंदर चेक को क्लियर नहीं किया जाता है तो चेक हो जाता है कैंसिल। बहुत बढ़िया। तो मार्क्ड आउट ऑफ डेट का मतलब है चेक यहां पर होता है कैंसिल। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब हुआ यहां पर यूं कि क्योंकि आपका ये चेक मार्क्ड हो गया आउट ऑफ डेट, आपने उस चेक पे वापस एंट्री डाली और बैंक में प्रेजेंट कर दिया 5 जुलाई को। प्रेजेंट किया 5 जुलाई को, लेकिन अभी तो ये डिसऑनर है। मतलब भाई साहब, बात बहुत क्लियर है कि मेरे बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट दिख रहा है, मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। पासबुक का बैलेंस कम हो गया, लैग आ रहा है। कोई लैग तो नहीं यार, मेरे तरफ तो सही चल रहा है। इज इट फाइन? चेक ऑल ऑफ यू। हेलो हेलो हेलो, साउंड भी सही जा रहा है। हाँ, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 11 लाख रुपीज। दैट्स ऑल। हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। 29,78,000।
600। बहुत बढ़िया। तब हमारे क्वेश्चंस हो कौन कौन से गए हैं? 3 हो गया है, 5 हो गया है, 7 हो गया है, 8 हो गया है, 9 हो गया है, 10 हो गया है। बहुत बढ़िया। सिक्स नंबर आप लिखेंगे डरना जरूरी है का क्वेश्चन है। 6 नंबर हम करेंगे डरना जरूरी है पे। तो अब बचते कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे? 1, 2 एंड 4, है ना बेटा? कोई भी चीज रिपीट करना है ना, देखना है तो लेक्चर में पीछे जाना मिस्टर दीपक जैन और वापस देख लेना बाद में, है ना? कोई भी चीज अगर रिपीट देखनी हो तो लेक्चर में पीछे जाइएगा, वापस देख लीजिएगा, ठीक है? मंडल आपले आभारी आहे, जय महाराष्ट्र। इंडेक्स फिल करना तब सीखेंगे मोहम्मद अहमद भाई जब चैप्टर खत्म होगा, आज नहीं तो अगले लेक्चर में। काहे चिंता करते हो, है ना? मैं हूं ना, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत अलग है बाकी सारे क्वेश्चन से, समझ में आए? सारे के सारे क्वेश्चन से काफी अलग है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। किस तरीके से अलग है समझना। दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखा है, 9 देखा है, 10 देखा है। अभी तक जितने भी बेहुदा सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे सृष्टि जायसवाल, मैं फिर से कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं प्लीज शांत बैठ जाओ और जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करो। जो आप सवाल पूछ रहे हो उसके जवाब ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो प्लीज ये यहां पर अज्ञानता का प्रदर्शन ना करें। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा या तो लेक्चर को कंसंट्रेशन से देखें या फिर कीप फिंगर ऑन योर टिप्स। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र। हाँ जी, तो मैं यहां पर बात कर रहा था कि बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक देखे हैं उन तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमें रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस रेडीमेड दिए गए थे। लेकिन आपको पता है असली जिंदगी इतनी सॉर्टेड नहीं होती, असली जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, यहां क्लास में जितने भी लड़के बैठे हैं, लड़के का मतलब क्या? बॉयज, बॉयज, यहां क्लास में जितने भी बॉयज बैठे हैं उन बॉयज को एक चीज तो समझ में आएगी कि बेटा जी अगर जिंदगी में कभी भी बाय चांस गलती से आप संजीव कपूर जी का कुकिंग का कोई शो देख लो, तो वो शो देखने के बाद आपके अंदर का शेफ निकल के बाहर आता है। टेल मी, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस, बिल्कुल, क्योंकि संजीव कपूर जी जिस तरीके की किचन में खाना बनाते हैं, संजीव कपूर जी जिस तरीके की मुस्कुराहट लेकर खाना बनाते हैं, जिस तरीके से उनके सामने सारी की सारी चीजें तैयार होती है किचन के स्टैंड पे, वो देखकर हर एक लड़के का मन करता होगा कि मैं भी एक शेफ बनूं, मैं भी एक कुक बनूं और मैं भी कुकिंग कर सकता हूं। मतलब वो देखकर सबको ये लगता है कि मां कसम कुकिंग तो सबसे आसान काम है, इजंट इट? ये तो सबसे सो पूछे से लूछे। और हमारे संजीव कपूर जी जो हैं वो बताते भी इतनी नजाकत से है, चेहरे पे स्माइल लेकर कुछ इस तरह। तो आज हम यहां पर बनाना सीखेंगे राजमा, या नहीं राजमा नहीं बनाते, आज हम यहां बनाना सीखेंगे गर्मा गर्म नॉर्थ इंडियन दिल्ली स्टाइल के छोले। सो छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे छोले, ये देखिए छोले। इन छोलों को रात को हम भिगो के रखेंगे पानी में और हल्का सा नमक इसमें डालेंगे और रात भर भीगने के बाद ये छोले बन जाएंगे कुछ ऐसे। तो संजीव जी क्या करते हैं, नॉर्मल छोलों को नीचे रखते हैं और नीचे से निकालते हैं रात भर भिगोए हुए छोले, फिर वापस चेहरे पे स्माइल। ये जो छोले हैं इन छोलों को हमें यहाँ पर लेना है, रात भर भीगने के बाद ये छोले कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब ये छोलों के साथ हम लोगों को यहाँ पर चाहिए ये सारी सामग्री। हम लोगों को चाहिए ऑलिव ऑयल, ये ऑलिव ऑयल है, आप इसकी जगह मूंगफली का तेल ले सकते हैं, आप अगर चाहें तो इसकी जगह सोयाबीन का भी तेल ले सकते हैं, नहीं तो अपने पति का भी तेल निकालकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हल्दी, टाटा संपन्न हल्दी हम यूज करते हैं, सबसे उच्चतम दर्जे की हल्दी, साउथ इंडिया के सेलम से निकाली जाती है हल्दी, टाटा संपन्न हल्दी। और अगर आप चाहें तो इसके अलावा कोई और हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमें चाहिए ये एवरेस्ट की कश्मीरी लाल मिर्च। एवरेस्ट की जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है, इस कश्मीरी लाल मिर्च में उच्चतम दर्जे की क्वालिटी और उच्चतम दर्जे का स्वाद होता है। हमें चाहिए 3 हरी मिर्च बराबर कटी हुई, 1 बाउल धनिया, 2 प्याज बारीक कटे हुए आप देख सकते हैं, 4 लहसुन की कलियां छीली हुई। हमें इसके अलावा चाहिए थोड़ा सा टमाटर और अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये देखिए हमने बना के रखा है। अब हम यहाँ पर 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट में आप लोगों के सामने बनाएंगे छोले, है ना, छोले। सो अब हम यहां पर सबसे पहले गैस चलाएंगे। गैस के ऊपर हमने रखी है निर्लप की नॉनस्टिक कढ़ाई। ये निर्लप की जो नॉनस्टिक कढ़ाई है, ये बहुत ही उच्चतम दर्जे की कढ़ाई होती है। ये कढ़ाई की खास बात ये है कि ये कम मध्यम आंच में भी खाने को बहुत ही इवनली पकाती है, तो इससे आपका गैस का कंजम्पशन कम होता है। अगर आप इसमें से कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करके डायरेक्टली वो सामान खरीद सकते हैं। निर्लप मतलब आप ये चीज समझ रहे नहीं, आपने जो देखा ये देखा क्या हुआ। संजीव कपूर जी जब अपनी किचन में खाना बनाने जाते हैं तो सारी चीजें तैयार मिलती है उनको, मां कसम सब कुछ रेडी रेड मिलता है उनको, एकदम फैंटास्टिक, रोम्बस सॉलिड हार्ट। मतलब उसको देखकर आई एम श्योर लड़कियां और लड़के दोनों ये सोचते होंगे कि यार खाना बनाना कितना आसान है ना। लेकिन जितनी लड़कियां यहां पर हैं, सिवाय अदिति के क्योंकि वो तो निकल ली, जितनी लड़कियां बाकी की यहां पर है वो ये समझ सकती है। मेरे को एक बात बताओ महिलाओं, क्लास के लड़कों की बहनों, एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें इतनी आसान होती है? टेल मी, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जो किचन होती है वो संजीव कपूर सर के किचन की तरह किचन होती है? द आंसर इज नो। बेटे यहां पर आपको छोले भिगाना पड़ता है, यहां पर प्याज आपको खुद काटना पड़ता है, यहां हरी मिर्च आपको खुद को काटनी पड़ती है, धनिया आपको खुद को साफ करना पड़ता है, लहसुन अदरक का पेस्ट आपको खुद को बनाना होता है, सबको आपको खुद करना होता है और फिर जाकर आप फाइनली डिश बनाते हैं। ठीक उसी तरह बैंक रिकंसिलिएशन के जो अभी तक के क्वेश्चंस आपने देखे हैं वो संजीव कपूर सर की किचन की तरह गर्मा गर्म परोसे हुए क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो? हाँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो गर्मा गर्म आपके सामने रख दिए गए। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, नहीं होता। मैं आपको रेफरेंस देता हूं मेरी आर्टिकलशिप के पहले दिन का, मेरी आर्टिकलशिप का पहला दिन, सच में नो एग्जैजरेशन, आई शपथ, ये बगा अंटी पढ़ना, आई शपथ, आर्टिकलशिप का पहला दिन, ठीक है। ऑफिस में जाता हूं, मेरे बॉस मुझे कैबिन में बुलाते हैं, बड़ा शरारती हो रहे हो, मार खाओगे, कैबिन में मतलब काम के लिए बुला रहे हैं, बट मेरे बॉस मुझे कैबिन में बुलाते हैं, कैबिन में बुलाकर मुझे कहते हैं अंशुल, यस सर, ये बहुत सारे पेपर का बंडल और ये एक लाल वाला बही खाता, पुराने जमाने में नहीं होते बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसे लाल कवर के पीले पन्ने और बही खाता। तो मेरे को बोले ये है बैंक स्टेटमेंट, ये है कैश बुक, अब जाओ और इन दोनों से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के। मैंने कहा नहीं 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 सर, नहीं नहीं, ना 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 सर, हमें ऐसे बीआरएस बनाने की आदत है, हमें बीआरएस ऐसे बनाने की आदत है, और सर आप मेरे को इस फॉर्मेट में दे दो, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द कैश बुक एंड पासबुक ऑफ मिस्टर पोटे which do not match with each other. The following are the reasons of differences and prepare the bank reconciliation statement. मैंने जब सर को ये बोला, मां कसम आर्टिकलशिप के पहले दिन मेरी ऐसी आरती उतारी, ऐसी आरती उतारी, ऐसी आरती उतारी कि मुझे ऐसा फील हुआ तो मेरी दुश्मन दुश्मन मैं तेरा, मैं नागिन तू सपेरा। पहले दिन ऐसा फील हुआ बेटा, उस दिन समझ में आया कि असली जिंदगी ऐसी नहीं होती है। असली जिंदगी में
एकेडमिक लाइफ की तरह कैशबुक और पासबुक को कंपेयर करके रिकंसिलेशन ट्रांजैक्शन नहीं दिए हुए होते हैं, समझ रहे हो, नहीं होते हैं। असली जिंदगी में कैशबुक और पासबुक को कंपेयर करके रिकंसिलेशन ट्रांजैक्शन को ढूंढना पड़ता है, घर में घुस के मारेंगे, समझ रहे हो, घुस के मारेंगे। ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा। असली जिंदगी ये आपके 5-10 मार्क के क्वेश्चन की तरह नहीं होती। मतलब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट आर द रिकंसिलेशन ट्रांजैक्शन, उसके बाद आपको प्लस माइनस कर कर बैंक रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग अभी यहां देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। समझी गयो मोटा भाई? हाँ समझ गया। इसी वजह से तो हम क्वेश्चन 1 और 2 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में कभी नहीं आया, आगे कभी नहीं आएंगे इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। कभी भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए और कंसेप्ट है आसान, उसको देखिए समझ में आया। आगे मजा आ रहा है क्या सभी को? नमक स्वाद अनुसार, मजा आ रहा है? वाह अद्भुत। सृष्टि सिंह, सृष्टि द वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग मैम। सृष्टि, सृष्टि, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से है सृष्टि आप? बिहार। हाँ बिहार। बिहार से हैं आप, बहुत Yes, बढ़िया। मजा आ रहा है पढ़ के? यस सर। बोर तो नहीं हो रहे हो? नो सर। आपकी आवाज से तो लग रहा है आप सो रहे हो। नो सर। पक्का? यस सर। नाच के दिखाओ। सर मैच ही कैसे थे? बहुत बढ़िया। चलो बताओ सृष्टि, कैसी चल रही है पढ़ाई? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? सर अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। इतने उदास क्यों हो आप? सर है कुछ प्रॉब्लम। कोई बात नहीं बेटा, देखो जिंदगी में परेशानियां चलती रहती है, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। सृष्टि द वर्ल्ड। और यस सर। कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हैं आप सृष्टि जी? जनवरी। जनवरी दे रहे हैं? बहुत टाइम है फिर तो आपके पास, बहुत टाइम। कोई बैकलॉग वगैरह तो नहीं है आपका? नो सर। बहुत बढ़िया। आप मेरे साथ एमसीक्यू खेल रहे हो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ और एबीसीडी में से एक सेलेक्ट कर रहे हो। नो सर। बहुत बढ़िया। पहले दिन से क्लास देख रहे हो? सृष्टि, यस सर। पहले दिन से क्लास देख रहे हो? यस सर। अच्छा, आपकी जो दोस्त, हमारी दोस्त जो चली गई हमारे बीच में रही अदिति जैन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। यस सर बहुत इसीलिए अच्छी उदास थी। हो? अब समझ में आया आप उदास क्यों, क्योंकि अदिति अब हमारे बीच नहीं रही इसीलिए। अरे यस यार, सर। मुझे नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं हो सकती जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो। और हर एक प्रॉब्लम जो होती है ना, बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। और शाहरुख खान का एक गाना है, बहुत बढ़िया गाना है और आपकी सिचुएशन पे परफेक्टली सूट होता है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, शाम है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो। आगे क्या है? जो है समा कल हो ना हो। फिर सब पता तो है ना? चलो बहुत बढ़िया। सर आपका गाना हम डेली क्लास शुरू होने से पहले जरूर सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर, गॉड रियली ब्लेस यू। थैंक यू सर। You have thousands of reasons to be sad, but you have this funny teacher as one reason to smile, है ना? So don't worry. यस सर। चलो, all the best. थैंक यू सर। कह रहे टीचर और बच्चे के ना, पता नहीं ना, मुझे ऐसा लगता है एक कनेक्शन होता है, सच बोलूं मैं, एक कनेक्शन होता है। और ये कनेक्शन से कहीं ना कहीं एक टीचर शायद कुछ हद तक बच्चे का मन पढ़ लेता है कि मेरा जो बच्चा है ना,
वो कब उदास है, वो कब खुश है, वो कब एक्साइटेड है, वो कब नॉटी हो रहा है, वो सारी चीजें समझ लेता है। तो वो एक कनेक्शन होता है यार, है ना, एक कनेक्शन है। चलिए आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर हमारे पास अगर आप देखेंगे तो एक कैश बुक दिया गया है और नीचे दिया गया है एक पासबुक, ठीक है। हमें इस कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करके रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले इस कैश बुक को समझते हैं। आप कुछ ना लिखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ यहां स्क्रीन पे ध्यान देंगे, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट दिस कैश बुक, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था चैप्टर नंबर 1 का कैश बुक का, वहां पर भी हम लोगों ने देखा था ये कैश बुक को टी फॉर्मेट कैश बुक कहते हैं, बिकॉज यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे आपको एक टी नजर आएगा, है ना। देयरफॉर इट इज नोन एज अ टी फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। अब ये टी फॉर्मेट ऑफ कैश बुक की जो डेबिट साइड होती है, ये डेबिट साइड को हम क्या कहते हैं, रिसीट साइड। और जो क्रेडिट साइड होती है इसको हम कौन सी साइड कहते हैं, पेमेंट साइड। मतलब कैश बुक के डेबिट में रिसीट्स, कैश बुक के क्रेडिट में है पेमेंट्स। अब आप यहां पर देखेंगे तो ये कैश बुक के अंदर ये वाला जो बैलेंस दिख रहा है ना दोस्त, 1 जनवरी का, इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या कहा जाता है, ओपनिंग बैलेंस। और ये वाला जो बैलेंस दिख रहा है इसको कहा जाता है क्लोजिंग बैलेंस। क्या कहा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में दिख रहा है। अब क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में कब दिखता है, जब डेबिट की टोटल क्रेडिट से ज्यादा होती है। ऐसी सिचुएशन में इसको कहते हैं डेबिट बैलेंस, विच इज ऑल्सो नोन एज फेवरेबल बैलेंस। समझ में आया। तो दोस्तों आपके कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस कितना है, 56,100 रुपए, 56,100 रुपीज। अब दोस्तों हम पासबुक के फॉर्मेट को समझते हैं। आप अगर देखेंगे ना तो पासबुक का फॉर्मेट कैश बुक से काफी अलग होता है, क्योंकि पासबुक के फॉर्मेट में, ध्यान से सुनना, पासबुक के फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा होता है। सर ऐसा क्यों, वाई पासबुक फॉर्मेट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कैश बुक फॉर्मेट? रीजन इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। पासबुक जो है वो एक जनरल पर्सन यूज करता है। जनरल पर्सन कौन, मतलब जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन जो है वो कॉमर्स से ही पढ़ा हो, वो कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन वाला पर्सन हो सकता है। समझ में आए, क्लियर। तो पासबुक के अंदर जो बैलेंस होता है वो मेनली, आप अगर देखो कि कोई भी अगर आप अकाउंट होल्डर भी हो तो आपको ज्यादातर इंटरेस्ट पता है किस चीज में होता है, कि मेरे पासबुक में, मेरे बैंक में बैलेंस कितना है, क्लियर। इसलिए पासबुक का जो फॉर्मेट बना है वो इस तरीके से बना है कि वहां पर हर ट्रांजैक्शन के बाद का बैलेंस आपको दिखता है इन अ बैलेंस कॉलम। एक कॉलम ही बना दिया बैलेंस के नाम से, और हर एक ट्रांजैक्शन के बाद का बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। पासबुक में आपको 2 कॉलम्स दिख रहे हैं, विड्रॉल और डिपॉजिट। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से डेबिट क्रेडिट कौन सा है। तो अगर टेबल नंबर 1 रेफर करेंगे तो पासबुक के डेबिट का मतलब होता है पेमेंट या विड्रॉल। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज द डेबिट साइड ऑफ पासबुक। और पासबुक के क्रेडिट का मतलब होता है रिसीट्स या डिपॉजिट्स। तो अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कैश बुक का डेबिट क्रेडिट, पासबुक का डेबिट क्रेडिट। अब हम क्या करेंगे, रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस, 1 मिनट रुकिएगा। अपनी बुक में आप आएंगे पेज नंबर 27 पे, ये राइटिंग स्पेस यहां पर आपको दिया गया है, चेक करिएगा। पेज नंबर 27, ये राइटिंग स्पेस यहां पर दिया गया है, दिख रहा है। जिसके पास बुक्स है वो बुक में लिखेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं अगर किसी ने बुक ऑर्डर नहीं की है, देखो यार आप लोगों की क्लासेस इतनी अफोर्डेबल हम क्यों बना सके, क्योंकि बुक बहुत एक्सपेंसिव होती है ना। तो अगर आपने बुक ऑर्डर नहीं की है, आपकी जो भी आपकी सहूलियत होती है उसके हिसाब से आप किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करेंगे आपको किताब मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। जिसके पास किताब नहीं है वो अपने रजिस्टर में लिखेंगे। मैं आपको ये लिखने के लिए दे रहा हूं 6 से 7 मिनट का समय। तो इट इज 11:55, 12:02 तक मैं आपको समय दे रहा हूं इसको लिखने का। तब तक मैं ऑफ स्क्रीन हो रहा हूं।
मैं क्लास में ही। हाँ जी, हो गया सभी का, डन ऑल ऑफ यू, ठीक है। चेक करें, चेक करें, समझे इसको, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर चीजें सब कुछ रेडीमेड दी होती है, सामने दी होती, आवाज आ रही है सभी को, डन। चलो चेक करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि चीजें अगर सब कुछ सामने दी होती है, रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन अगर दिया होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन नहीं दिया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर हमारे सामने हमें एक कैशबुक दिया गया है, हमें एक पासबुक दिया गया है, और हमें उस कैशबुक और पासबुक को कंपेयर करके बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब यहां पर एक्चुअली ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा, इसको हम समझते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों 3 सिंपल स्टेप्स है जिसको भी हम फॉलो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। सभी जने फोकस कीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक आध लेक्चर एक्स्ट्रा लगा, मुझे कोई गम नहीं। If I have to take 1 or 2 lectures extra, I'm telling you, I'm not at all bothering about it. लेकिन सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो 3 सिंपल स्टेप्स है जिसको अभी हम फॉलो करने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 होता है कंपैरिजन ऑफ रिसीट्स। कंपैरिजन ऑफ रिसीट्स मतलब क्या, हर एक पैसा जो कैश बुक में आया है वो पासबुक में भी आना चाहिए। मतलब हर एक रिसीट जो कैश बुक में दिख रही है वो पासबुक में भी दिखनी चाहिए। अब जब मैं कहता हूं कंपैरिजन ऑफ रिसीट, मतलब मैं कौन सी बुक के किस साइड को कौन सी बुक के किस साइड से कंपेयर करने वाला हूं, समझिएगा। मैं कंपेयर करूंगा डेबिट साइड ऑफ कैश बुक को क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक के साथ। आई रिपीट, आई विल कंपेयर डेबिट साइड ऑफ कैश बुक विथ क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, कंपैरिजन ऑफ रिसीट्स। स्टेप नंबर 2, कंपैरिजन ऑफ पेमेंट्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा, हर एक ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है वो पासबुक में भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जब मैं कहता हूं हर एक ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है चाहे वो रिसीट्स हो या वो पेमेंट्स हो। दोस्तों समझना, प्रॉब्लम तब नहीं होती है जब ट्रांजैक्शन दोनों बुक्स में दिखता है, प्रॉब्लम तब होती है जब कोई ट्रांजैक्शन सिर्फ किसी एक बुक में दिखता है। मतलब अगर कोई रिसीट या अगर कोई पेमेंट सिर्फ कैश बुक में दिख रहा है, पासबुक में नहीं दिख रहा है, या सिर्फ पासबुक में दिख रहा है, कैश बुक में नहीं दिख रहा है, तो वो कहलाएगा रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन, जिसको हम कहते हैं शनाया। समझ रहे हैं। अगर कोई रिसीट या पेमेंट दोनों कैश बुक और पासबुक दोनों बुक्स में दिख रही है तो फिर दोस्तों वो रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता। तो स्टेप नंबर 1 है कंपैरिजन ऑफ रिसीट्स, कंपेयर डेबिट साइड ऑफ कैश बुक विथ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक पासबुक। स्टेप नंबर 2 है कंपैरिजन ऑफ पेमेंट। हम क्या करेंगे, कैश बुक में पेमेंट कहां दिखता है, क्रेडिट साइड में, पासबुक में पेमेंट कहां दिखता है, डेबिट साइड में। वी विल कंपेयर क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक विथ डेबिट साइड ऑफ पासबुक। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, इंट्रा बुक कंपैरिजन। संत कबीरदास जी क्या गए, बुरा जो देखन मैं चला बुरा मिलिया न कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा मिलिया ना कोई, जो देखा अपने दिल में तो मुझसे बुरा ना कोई। इसका मतलब क्या है, संत कबीरदास जी का ये दोहा कहता है कि मैं एक नॉर्मल बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते जब इस दुनिया में निकला था बुराई को ढूंढने के लिए, ये देखने के लिए कि इस दुनिया में कौन बुरा है, तो पता है मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, कोई भी बुरा नहीं मिला। तो मैं अकेले में आकर सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये पूरी दुनिया इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, आखिर सब कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई इस दुनिया में बुरा क्यों नहीं है, और अगर कोई इस दुनिया में बुरा नहीं है तो आखिर दुनिया में बुराई गई तो गई कहां। तो बुरा जो देखन मैं चला बुरा मिलिया ना कोई। लेकिन फिर जब अकेले में बैठकर, संत कबीरदास जी ने कहा, जब अकेले में बैठकर मैंने खुद को देखा, खुद के अंदर झांक कर देखा, खुद के गिरेबान में झांक कर देखा, खुद के दिल में झांक कर देखा, खुद के कर्मों को देखा, खुद के एक्शंस को देखा, खुद के शब्दों को देखा, खुद की नजरों को देखा, खुद की सोच को देखा, तो मुझे पता चला कि भाई साहब मैं जहां पूरी दुनिया में कमी ढूंढ रहा था, कमी एक्चुअली पूरी दुनिया में नहीं है, कमी मुझ में खुद में है। तो बुरा जो देखन मैं चला बुरा मिलिया ना कोई, जो देखा अपने दिल में तो मुझसे बुरा ना कोई। तो यहां पर वही चीज है, कैश बुक कहता है भाई पासबुक तू गलत है, पासबुक कहता है भाई कैश बुक तू गलत है, लेकिन एक्चुअली दोनों गलत नहीं है, एक्चुअली गलती शायद हम में खुद में है। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, इंट्रा बुक कंपैरिजन। इंट्रा बुक कंपैरिजन, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। इंट्रा बुक कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, अब हम यहां पे कैश बुक के ही डेबिट साइड को कैश बुक के ही क्रेडिट साइड से कंपेयर करेंगे। समझ में आया, वी आर गोइंग टू कंपेयर डेबिट साइड ऑफ कैश बुक विथ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर डेबिट साइड ऑफ पासबुक विथ क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक।
तो आप ये 3 स्टेप्स का कंपैरिजन करेंगे। ये तीनों स्टेप्स का कंपैरिजन कर लेने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कॉमन ट्रांजैक्शंस हैं। जो भी कॉमन ट्रांजैक्शंस है वो टिक मार्क हो जाएंगे और जो अनकॉमन ट्रांजैक्शंस है वो अनटिक रह जाएंगे। जो कॉमन ट्रांजैक्शंस है ना दोस्त, जो कॉमन ट्रांजैक्शन है वो मेरा रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन जो अनकॉमन ट्रांजैक्शन है, अनटिक ट्रांजैक्शन है, वो मेरा रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन होगा। तो मैंने क्या कहा याद रखना। बुरा जो देखन में चाहा, बुरा मिल्या ना कोई, जो देखिया अपने दिल में, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अगला इसी क्वेश्चन का स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। कैश बुक और पासबुक दोनों हमारे पास है, हमारे साथ है। जो मैं कर रहा हूं आप भी अपने क्लास बुक्स में आएंगे और ऐसे ही करेंगे। सबके पास क्लास बुक्स हैं, सभी जने अपने क्लास बुक्स में आएंगे और जो भी मैंने लिखा है रिसीट्स, पेमेंट्स, फेवरेबल बैलेंस, ये सब कुछ एज इट इज लिखेंगे। मेरे साथ साथ लिखते चलें। मेरे आई थिंक 9th और 10th स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ता था तो 9th और 10th स्टैंडर्ड में एक हिंदी की टीचर आई थी, वो बहुत अच्छी थी। मतलब अच्छी मतलब वो तरीके से नहीं जो तुम सोच रहे हो, डेटिंग वाइज अच्छी, मतलब पढ़ाने में बहुत अच्छी थी। उन्होंने ना मेरा, सच बताऊं, इतना लाइकिंग क्रिएट कर दिया था हिंदी सब्जेक्ट को लेकर कि मुझे हिंदी की कविताएं, दोहे बहुत पसंद आने लगे। खुशी इस बात की थी कि आई वॉज गेटिंग गुड मार्क्स इन द सब्जेक्ट, लेकिन दुख इस बात का था कि वो मैम मेरी जिंदगी में इतने लेट आए, तो मैंने अप टू 8th स्टैंडर्ड जो भी हिंदी थी उसको बहुत ही कैजुअली पढ़ी थी, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा। बट चलो कोई बात नहीं, कहते हैं ना लाइफ चेंजिंग टीचर्स लाइफ में आते हैं जो आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देते हैं, है ना। चलिए नाउ स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे। स्टेप नंबर 1 में कंपैरिजन ऑफ रिसीट्स, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक विथ क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक का कंपैरिजन करेंगे विथ क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक। ठीक है, जो कॉमन है टिक मार्क, जो अनकॉमन है छोड़ देने का। पेंसिल इन योर हैंड प्लीज, सभी जने अपने हाथों में पेंसिल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच कोमल जी, थैंक यू सो मच सृष्टि जी, थैंक यू सो मच अमित भाई, थैंक यू सो मच। डेबिट में दिख रहा है 3000 टिक मार्क, पासबुक में भी दिख रहा है 3000 टिक मार्क। मतलब जो अमाउंट्स दोनों जगह दिखेंगे उसको टिक मार्क करेंगे, जो दोनों जगह नहीं दिखेंगे उसको अनटिक रखेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए कैश बुक में दिख रहा है बी एंड कंपनी 10,000। जरा डिपॉजिट साइड में, क्रेडिट साइड में चेक कीजिएगा 10,000 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ए एंड कंपनी 23,000 चेक करिएगा, क्रेडिट साइड में 23,000 की फिगर है। हाँ जी, नाम भी चेक कर लेना, ए एंड कंपनी दिख रहा है, टिक मार्क टिक मार्क, बहुत बढ़िया। कैश बुक के डेबिट में दिख रहा है 6,000 कैश, पासबुक के क्रेडिट में दिख रहा है 6,000 कैश, टिक मार्क टिक मार्क। कैश बुक के डेबिट में दिख रहा है 15,500, 15,500, पासबुक के क्रेडिट में नहीं है, एक ही फिगर बची इनफैक्ट पासबुक के क्रेडिट में 3,000 की। कैश बुक के डेबिट में दिख रहा है 7,400, पासबुक के क्रेडिट में नहीं है। कैश बुक के डेबिट में दिख रहा है 21,300, पासबुक के क्रेडिट में नहीं है। मतलब स्टेप नंबर 1 यहां पर कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 1 होता है कंपैरिजन ऑफ रिसीट्स। चेक कीजिएगा, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक कंपेयर्ड विद क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, debit side of cash book compared with credit side of passbook. Check all of you. Debit side of cash book compared with credit side of passbook. Now, step number 2, comparison of payments. Comparison of payments का मतलब क्या? Credit side of cash book with debit side of passbook. Check करिएगा 12,300 एक्स एंड कंपनी, ये रहा डेबिट साइड 12,300 एक्स एंड कंपनी, बहुत बढ़िया। 30,000 cash, 30,000 cash, tick mark, tick mark. 10,000 B and company, I cannot see figure of 10,000 on the withdrawal side. 3,000 V and Sons, 3,000 I cannot see. 4,700 Y and Sons,
4,700 Y and Sons. I can see that. 4,000 cash, 4,000 cash. I can see that. 7,800 RN company. I cannot see in passbook 7,800 RN company, and last is 3,400 BN Brothers. I cannot see 3,400 BN Brothers. So why haven't you checked these two figures? Sir, tell me one thing. आपने ये फिगर भी चेक नहीं किया और ये फिगर भी चेक नहीं किया. ये क्यों नहीं किया? बिकॉज ये दोनों बैलेंसेस, ये दोनों ट्रांजैक्शन नहीं है, ये दोनों क्या है? बैलेंसेस है. अगर आप चेक करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल मैच हो रहा है. ये देखो 45,100, 45,100 is the opening balance in passbook and that same is the opening balance in the cash book. लेकिन closing balance मैच नहीं हो रहा है. My dear friends, closing balance of cash book is 56,100 and closing balance of passbook is 26,500. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनता है? जब कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस आपस में मैच नहीं होता है, और यहां पर इन दोनों का बैलेंस आपस में मैच नहीं हो रहा है. तो अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें चाहिए रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन. रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन हमारे पास एकदम डायरेक्टली हमें नहीं दिए गए, तो हमने स्टेप नंबर 1 किया अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शंस, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द बैलेंसेस. अब हम देखने वाले नंबर 3 इंट्रा बुक कंपैरिजन. जैसे कि मैंने कहा हम दोनों बुक्स को करेंगे आपस में कंपेयर. ठीक है, चलिए. बुरा जो देखन में चला बुरा मिलिया ना कोई, जो देखा खुद के दिल में तो अपने दिल में तो मुझसे बुरा ना कोई. अब हम यहां पर कैश बुक के अंदर जो अनटिक ट्रांजैक्शन है उसको डेबिट और क्रेडिट में ढूंढने की कोशिश करेंगे. दोस्तों जो टिक्ड हुए हुए ट्रांजैक्शन है उसको वापस मत ढूंढना, क्योंकि वो रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते. अगर आप यहां देखेंगे तो अनटिक क्या है? बी एन कंपनी 10,000. जरा कैश बुक के क्रेडिट में जाएंगे आप और चेक करेंगे क्या बी एन कंपनी का 10,000 का चेक आपको वहां पर दिख रहा है क्या? क्या बी एन कंपनी का 10,000 का चेक आपको कैश बुक के क्रेडिट साइड में दिख रहा है? और आंसर है हाँ. ये देखिए सर, अब ये दोनों ट्रांजैक्शन आपस में जुड़े हुए हैं. ये दोनों ट्रांजैक्शन आपस में जुड़े हुए हैं. ट्रांजैक्शन समझना, पहले बी एन कंपनी नाम के कस्टमर से आपको चेक मिला था 10,000 का, लेकिन ये चेक डिसऑनर हो गया, तो ये चेक कैश बुक में डेबिट में और कैश बुक के क्रेडिट में दिख रहा है. मतलब इट इज एज गुड एज आपको बी एन कंपनी से कोई पैसा नहीं मिला. दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन एग्जैक्टली डिट्टो मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है. सर ऐसा आपने क्यों किया? मैं आपको रीजन बता देता हूं, उसके बाद आप मेरे को कहोगे सर वी जस्ट लव यू. ठीक है, मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं. बेटा जी रीजन है बहुत सिंपल. मॉड्यूल के अंदर ये वाला ट्रांजैक्शन नहीं है. मतलब मॉड्यूल के अंदर कंपैरिजन ऑफ रिसीट होगा, कंपैरिजन ऑफ पेमेंट होगा, बट इंट्रा बुक कंपैरिजन नहीं होगा. और वो प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिलेगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल पे डिपेंडेंट रहोगे. इसीलिए मेरी बुक के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को किया है मॉडिफाई. और मॉडिफाई ऐसा किया है कि आपके लिए ये एक ट्रांजैक्शन ऐसा बनाया है जो कैश बुक के डेबिट में और कैश बुक के क्रेडिट में दोनों जगह दिख रहा है, ताकि आप ना सिर्फ विजुअलाइज कर सके, अच्छे से समझ सके कि इंट्रा बुक कंपैरिजन का फायदा क्या होता है. क्या फायदा होता है जब कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक के डेबिट में भी दिख रहा है और कैश बुक के क्रेडिट में भी दिख रहा है. तो बी एन कंपनी से चेक मिला था और वो चेक डिसऑनर हुआ, मतलब आया राम और मतलब गया राम, इसलिए वो टिक मार्क हो गया. और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है क्या? 15,500 अनटिक्ड है, यहां पर दिख रहा है नहीं. 7,400 अनटिक्ड है, यहां दिख रहा है नहीं. 21,300 अनटिक्ड है, यहां दिख रहा है नहीं. चलिए, मतलब कैश बुक के डेबिट में जो भी अनटिक्ड है वो क्रेडिट में नहीं है. अब हम आते हैं कैश बुक के क्रेडिट में. 3,000 वीएन कंपनी का अनटिक्ड है, वो यहां पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है. 7,800 आरएन कंपनी का अनटिक्ड है, यहां पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है. और 3,400 बीएन ब्रदर्स का अनटिक्ड है, यहां पर है नहीं है. अब हम आते हैं कहां पर? अब हम आते हैं पासबुक के अंदर. यही चीज पासबुक में चेक करेंगे. पासबुक के डेबिट में 2 अनटिक्ड ट्रांजैक्शन है और पासबुक के क्रेडिट में 1 अनटिक्ड ट्रांजैक्शन है. मुझे डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में नहीं दिखाई दे रहा है. ना मुझे ये 100 रुपए यहां दिख रहा है, ना मुझे 2,500 यहां दिख रहा है, ना मुझे 3,000 यहां दिख रहा है. मतलब अब जो ट्रांजैक्शंस यहां पर बचे हैं वो 100% कौन से ट्रांजैक्शन है? रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन है. सभी जने अपने हाइलाइटर्स निकालेंगे और रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन करेंगे हाईलाइट. कितने रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन है? 1 2 3 4 5 6.
तो सिर्फ कैश बुक के अंदर 6 रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन हैं और पासबुक के अंदर 1 2 3। तो कैश बुक के अंदर 6 रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन है, पासबुक के अंदर 3 रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन है। टोटल हमारे पास 9 रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन है। चेक कीजिएगा सभी जन। 3 ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, 3 on the credit side of the cash book and 2 in the passbook। मतलब अभी तक के हमारे सारे जो क्वेश्चंस थे वो इतने आसान थे, इतने सिंपल थे। क्यों? क्योंकि वहां पर रेडीमेड रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस हमें दिए गए होते थे। लेकिन यहां पर वो वाला केस नहीं है दोस्त। यहां पर आपको रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन डायरेक्टली नहीं दिया है, यहां पर आपको रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और वो आइडेंटिफाई हमने किया है। आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? आइडेंटिफाई करने के 3 स्टेप्स होते हैं, कंपैरिजन ऑफ रिसीट्स, कंपैरिजन ऑफ पेमेंट्स एंड इंट्रा बुक कंपैरिजन। ये तीनों स्टेप्स करने के बाद हम रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर अब एक बार जब रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो गए तब हम चलकर क्या बनाएंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अपने रजिस्टर्स में आएंगे सभी जने और लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2018। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे सबसे पहले अपने बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्लिक AAA ऑब्लिक पेज नंबर आप लिखेंगे यहां पर 28 या जिसका पेज नंबर चैप्टर वाइज नंबरिंग है अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2018। सिंपल फॉर्मेट बनाएंगे जैसे हम हमेशा बनाते हैं। दर्शन सर की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे कंफर्म कर रहा था कि कल आप लोगों की क्लास है या नहीं है, बिकॉज आज उन्होंने एफएम की क्लास नहीं लिया, इंटरमीडिएट के एफएम की क्लास नहीं ली है। तो मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था फोन करके डीजे सर से कि कल आप लोगों की फाउंडेशन की क्लास है या नहीं है। उनका फोन नो रिप्लाई, शायद कहीं बिजी होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक। हम चाहें तो पासबुक के बैलेंस से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक में कैसा बैलेंस है बेटा जी? फेवरेबल बैलेंस है और फेवरेबल बैलेंस दिया 56,100। अच्छा, आपको पता है इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर हमको यहीं पे पता चल जाएगा कि हमारा सोल्यूशन सही है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस है। तो अगर दोनों का बैलेंस है तो मैं चाहूं तो बैलेंस एज पर पासबुक से भी चालू कर सकता हूं, है ना। चलिए, अब अगर आप देखेंगे तो कैश बुक के डेबिट साइड में मुझे यहाँ पर 3 ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। अब कैश बुक के डेबिट में 3 ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। कैश बुक मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट कब होता है? जब मुझे पैसा मिलता है, जब मुझे चेक मिलता है। मतलब ये तीनों ट्रांजैक्शन की कहानी क्या हुई होगी, क्या स्टोरी हुई होगी कि ये तीनों ट्रांजैक्शन कैश बुक में दिख रहे हैं, पासबुक में नहीं दिख रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं स्टोरी हुई होगी चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक रिसीव्ड या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। मतलब ये 3 चेक्स ऐसे हैं जो मुझे मिले हैं, जो मैंने डिपॉजिट किए हैं पर बैंक में अपीयर नहीं हो रहे। ठीक है, अरिथमेटिकल साइन असाइन करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक रिसीव हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में क्लियर नहीं हुआ, पासबुक का बैलेंस कम है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक। हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। चेक deposited but not cleared। अब तीनों की टोटल लेते हैं 15,500, 7,400 और 21,300, 44,200। चेक कीजिएगा 44,200। सिमिलरली कैश बुक के क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में जो आपको 3 ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, ये 3 ट्रांजैक्शंस में क्या हुआ है? बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है मतलब आपने पेमेंट किया है,
आपने पेमेंट किया है मतलब चेक इशू किया है, मतलब ये वो ट्रांजेक्शन है कि आपने चेक इशू किया है बट अभी तक ये प्रेजेंट नहीं हुआ है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया है बट इट इज नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक इशू किया, कैश बुक का बैलेंस कम होता है, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक। हम करेंगे ऐड। तीनों अमाउंट्स की टोटल लेते हैं दोस्तों, 3000 प्लस 7800 प्लस 3400, 14200 रुपए, 14200 रुपीज। चेक कीजिएगा। कैशबुक के रिकंसिलेशन ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म हो गए। देवर टोटल 6 रिकंसिलेशन ट्रांजेक्शन। पासबुक में हम लोग आते हैं। पासबुक के अंदर आप देखेंगे तो पेमेंट साइड में आपको दिख रहा है क्या, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बहुत बढ़िया, पासबुक पे दिख रहा है बैंक ने आपको बैंक चार्जेस लगाए, लेकिन इसकी एंट्री कैशबुक में आपको नहीं दिखाई दे रही है। बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, पासबुक के अंदर बैलेंस कम हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक। हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर आप यहां देखेंगे तो लिखा है बैंक ने आपकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है दोस्त जो पासबुक में दिख रहा है, कैशबुक में नहीं दिख रहा है। बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक ने बैंक चार्जेस पे की है, पासबुक का बैलेंस कम हो गया है, कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है। हम भी क्या करेंगे, लेस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 2500। और लास्ट ट्रांजेक्शन अगर आप यहां देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिसीव हुआ है बैंक में, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। हम करेंगे ऐड। और अब ये सारे ट्रांजेक्शन एडजस्ट करने के बाद, कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस, अगर सब कुछ सही होगा तो बैलेंस मैच होना पड़ेगा। इट शुड मैच विद द बैलेंस एज पर पासबुक। चेक करिएगा क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस एज पर पासबुक है उससे ये बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। 26,500, oh yes sir, check, this is 26,500। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस इन पासबुक। तो बिल्कुल आंसर हमारा मैच हो रहा है। बैलेंस एज पर कैश बुक से हमने चालू किया, बैलेंस एज पर पासबुक हमने खत्म किया। मतलब दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे थे, बाकी जितने भी क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले मतलब हमारे लिए सबसे सिंपल था, क्योंकि रिकंसिलेशन ट्रांजैक्शन दिया था, हमें सिंपली उसको प्लस माइनस असाइन करना था, बैंक रिकंसिलेशन बना था। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर पहले रिकंसिलेशन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है और फिर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हमें बनाना है। मुझे लगता है एक लेक्चर और लगेगा हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के लिए। दो क्वेश्चंस बचे हैं, नंबर 2 एंड नंबर 4। नंबर 4 आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और अगर अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे, मैं देखता हूं अगर दर्शन सर की कल क्लास नहीं है तो मैं कल ले लूंगा आपका लेक्चर इसी समय 11 बजे। लेट मी चेक विद दर्शन सर, मैंने उनको कॉल किया था। अगर उनकी क्लास नहीं है तो कल मैं 11 बजे लेक्चर लूंगा। एक बार कोर्स चेक जरूर कर लेना। अगर दर्शन सर की नहीं है तो मैं कल ये एक लेक्चर लेकर इस क्वेश्चन को यहां पर खत्म कर दूंगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। करेक्ट। तो 2 नंबर बचाए, 4 नंबर बचाए, और अगर आप लोगों की कैपेसिटी रही, एपेटाइट रहा, तो मैं 6 नंबर का जो क्वेश्चन है गड़बड़ वाला, वो भी मैं क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। आई विल नॉट कीप इट पेंडिंग फॉर, डरना जरूरी है। तो सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग अमेजिंग स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद।
निशांत सर की क्लास होती है 11 बजे, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, अगर मेरा अवेलेबल स्लॉट और बाकी टीचर का अवेलेबल स्लॉट मैच होता है तो मैं क्लास रख लूंगा, नहीं तो मंडे को तो हम लोग मिल ही रहे हैं। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल।